Hello and welcome to another episode of नमस्कार और स्वागत है इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट के एक और एपिसोड में। अगर आप इस शो पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाइए। आप चाहें तो यूट्यूब मेंबर बन सकते हैं, पेट्रन बन सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से थोड़ा सा योगदान भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के हमारे मेहमान का स्वागत करते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद मरांदी। प्रोफेसर मरांदी ईरान से हैं और तेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर मरांदी, इंडिया एंड ग्लोबल लेफ्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। Welcome back to India and Global Left. Nindeslithas and Boer Derek Bors to the Kamiad. Remais Somial and Ato Kamimed. So the US administration is saying that तो अमेरिकी प्रशासन कह रहा है कि उसने ईरान पर अपने हमले रोक दिए हैं और वो किसी समझौते के बहुत करीब है। मेरा आपसे सवाल है, क्या ये पल उन तमाम मौकों से किसी तरह अलग है जो हमने पिछले करीब 100 दिनों में देखे हैं? I really can't answer that question. It's मैं सच में उस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। ये कहना नामुमकिन है। हुआ यह है कि जैसा आप जानते हैं और मुझे लगता है हमने पहले भी इस पर बात की थी, ईरान और ट्रंप प्रशासन एक समझौते के काफी करीब पहुंच गए थे। उस समझौते के मुख्य बिंदु ये थे कि पहले चरण में अमेरिका गाजा में हो रहे नरसंहार को खत्म करेगा और लेबनान में चल रहे युद्ध और नरसंहार को भी रोकेगा। इसके साथ ही वे होर्मुज जलदमरूमध्य पर लगी नाकेबंदी को भी खत्म करेंगे। वे ईरानी ऊर्जा निर्यात पर लगी पाबंदियां हटाएंगे या समझौते की अवधि तक उन्हें स्थगित करेंगे। और वे इसके अलावा चौथा बिंदु मुझे याद नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ईरान ये सुनिश्चित करेगा कि होर्मुज जलदमरूमध्य से ऊर्जा का प्रवाह जारी रहे या जहाज पहले की तरह वहां से गुजर सकें। लेकिन डमरूमैद नियंत्रण ईरान के पास ही रहेगा। But the Iranians will continue to control the strait. Iran is not going to agree with the United States on anything about ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका से जलदमरूमध्य पर नियंत्रण, शुल्क या इस तरह के किसी भी मुद्दे पर सहमत नहीं होगा। वो सब पहले जैसा ही रहेगा। और ईरान ये भी घोषित करेगा कि वो परमाणु हथियारों का पीछा नहीं करेगा। ये बात ईरान कई दशकों से बार बार कहता आया है। अगर ये स्थिति 2 महीने तक बनी रहती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान की चोरी की गई संपत्तियां वापस करेगा, क्योंकि उन्होंने सालों से ईरान की 24-25 अरब डॉलर की संपत्ति रोक रखी है। तो वे उसका आधा हिस्सा तुरंत जारी करेंगे और बाकी आधा 2 महीने के अंत तक। ये पहला चरण होगा और फिर इन 2 महीनों के दौरान दोनों पक्ष प्रतिबंधों को हटाने, ईरान के संवर्धित यूरेनियम और उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करेंगे। enriched uranium, and of course the nuclear program. So the real difference is तो असली मतभेदों को इस शुरुआती चरण के बाद के लिए टाल दिया गया है, यानी पहले चरण के बाद। अब ईरानियों के लिए सबसे अहम बात यह है कि गाजा और लेबनान में जो नरसंहार हो रहा है वो खत्म हो। और ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें सिर्फ एक देश है जो अमेरिका पर गाजा और लेबनान के बारे में कुछ करने का दबाव डाल रहा है, और वो है ईरान। बाकी सारे देश जो इस क्षेत्र में हैं, तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब और दूसरे, कुछ नहीं करते। और जाहिर है जब ये देश कुछ नहीं करते और इस सब में शामिल रहते हैं तो फिर आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ईरानी चाहते हैं कि पैसा पहले ही मिल जाए। जो पैसा उनसे छीना गया था उसका आधा हिस्सा तुरंत लौटा दिया ताकि ये सद्भावना का संकेत हो। और जाहिर है नाकेबंदी हटाने की बात भी है, क्योंकि ईरानी जानते हैं कि अमेरिकी बहुत बेईमान हैं और हमेशा झूठ बोलते हैं। वो लगातार झूठ बोलने वाले हैं। और ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है। ट्रंप अपनी बेईमानी में ज्यादा भद्दे है और अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं में भी ज्यादा भद्दे हैं। लेकिन ओबामा ने भी 2015 के समझौते में उतना ही झूठ बोला था। ईरानी पक्ष की गलती ये थी कि उन्होंने उस समझौते में बहुत ज्यादा रियायतें दे दी। लेकिन असली समस्या ये थी कि समझौता इस तरह बनाया गया था कि पहले ईरान अपने वादे पूरे करेगा और फिर अमेरिका अपने वादे पूरे करेगा। ईरान ने अपने वादे पूरे भी किए,
लेकिन अमेरिका ने उसे एक मौके की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो अपने वादे पूरे न करे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ईरान पहले ही अपनी रियायतें दे चुका है। Because they saw that the Iranians made their concessions, so they no longer had the incentive to तो अब उनके पास सामान्यीकरण का कोई प्रोत्साहन नहीं बचा था, जैसे कि ईरान को यह अनुमति देना कि वह अपने बैंकिंग सिस्टम को वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ सके और उसका लाभ उठा सके। अमेरिकियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और ओबामा प्रशासन के अंत तक ओबामा शासन ने ईरान पर और भी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए। दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने उस समझौते की भावना का लगातार उल्लंघन किया और जिन ठोस दायित्वों को उन्हें निभाना था उनका भी उन्होंने व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया। यही वजह है कि यह सब ईरान के लिए बहुत अहम रहा। और फिर ट्रंप द्वारा उस समझौते को फाड़ देना, ओबामा, ट्रंप और बाइडेन तीनों के व्यवहार ने ईरान को एक सबक सिखा दिया। मोलभाव की मेज पर आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है और अमेरिकियों के साथ बहुत सख्त भी होना पड़ता है। आपको ये सुनिश्चित करना होता है कि वे अपनी जिम्मेदारियां पहले पूरी करें, तभी आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं, क्योंकि वे अक्सर ऐसा करने से बचते हैं। एक साम्राज्य के तौर पर उन्हें लगता है कि उनके पास कुछ खास कुछ अधिकार और विशेषाधिकार हैं और आप उनके बराबर नहीं हैं। एक मायने में जायोनिज्म और अमेरिकी असाधारणता बहुत मिलती जुलती हैं। दोनों ही ये मानते हैं कि वे श्रेष्ठ इंसान हैं और हम अधीन हैं। जायोनिज्म तो बेशक और भी बुरा है, वे बाकी सबको इंसान से कम और जीवन के अयोग्य मानते हैं, लेकिन अमेरिकी असाधारणता भी उससे बहुत पीछे नहीं है। American exceptionalism isn't far behind. Yeah, I've been reading this book by a new book by Ramzi. हाँ, मैं हाल ही में एक किताब पढ़ रहा हूँ, रामजी बारूद की नई किताब। मैं उस पर शो में बात करूंगा। ये किताब दिल तोड़ने वाली है, लेकिन साथ ही बहुत प्रेरणादायक इतिहास भी बताती है। बेत दारस, जो गाजा में एक जगह है, कभी बहुत जीवंत गांव हुआ करता था, जब तक उपनिवेशवादियों ने वहां आकर उसे तबाह करना शुरू नहीं किया। हालांकि जिस तरह की जातीय सफाई वो चाहते थे, वैसी पूरी तरह कभी हो नहीं पाई। लेकिन हाँ, जब आपने जायोनिज्म की बुराई के बारे में बात की, तो उन कहानियों में से कुछ मेरे जहन में आ गईं। खैर, जब आपने कहा कि किसी व्यावहारिक समझौते की संभावना के भीतर गाजा और लेबनान में नरसंहार का अंत होना चाहिए, तो वो बात मुझे बहुत गहराई से लगी। मेरा मतलब है, मेरी अपनी समझ ये थी कि हम जिन तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उनमें से अगर आसान शब्दों में कहें तो जो मुद्दे ईरान के अंदरूनी हैं, जैसे चोरी की गई संपत्तियां, जमी हुई संपत्तियां, प्रतिबंध या यूरेनियम का भंडार, मुझे लगा कि ये अपेक्षाकृत आसान मुद्दे हैं जिन पर काम किया जा सकता है। अगर कोई समझौता होता है, मान लीजिए 2 महीने का या किसी शुरुआती चरण के तौर पर, तो शायद इन्हीं बातों पर या इन्हीं के आसपास कोई सहमति बन सकती है। लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे लेबनान और ईरान के अन्य सहयोगी या फिर अमेरिकी ठिकाने जिनके हटने पर ईरान जोर देता है, मुझे लगा कि उन पर समझौता करना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसे मामलों का फैसला ज्यादातर हालात के बदलने और जमीन पर ताकतों के संतुलन के हिसाब से समय के साथ ही होगा। लेकिन आपने कहा नरसंहार का अंत सबसे अहम है, क्या आप जरा समझ सकते? हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा था, करीब 2 हफ्ते पहले तक हम मतभेदों को कम करने की कोशिश कर रहे थे, और ये इसलिए नहीं कि संयुक्त राज्य अमेरिका अमानवीय है या समझदार या सामान्य है। वहाँ की राजनीतिक अभिजात वर्ग पूरी तरह से दुष्ट है, और मैं इस बात को बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ। ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है, इसमें ओबामा है, नेतन्याहू हैं। वो भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं, लेकिन ओबामा है, बाइडेन है और सीनेटर भी हैं। ये पूरी राजनीतिक जमात और उनके मालिक हैं। तो देखिए, अगर इतिहास की ताकत को अपने आप चलने दिया जाए, ईरान के हस्तक्षेप के बिना, तो इतिहास की वही ताकत फिलिस्तीनियों और लेबनानी लोगों के सफाई की ओर ले जाएगी, क्योंकि यही वो कर रहे हैं। The Israelis are exterminating the
इजरायली इस वक्त दक्षिणी लेबनान में लोगों का सफाया कर रहे हैं। हताहतों की संख्या इतनी ज्यादा है कि यकीन करना मुश्किल है, और पश्चिमी देश जाहिर है इसे पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं। पश्चिमी पत्रकार भी इसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। बेरूत में मौजूद मुख्यधारा के पत्रकार, कॉरपोरेट मीडिया के लोग बेताबी से इन अत्याचारों को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। वे हिजबुल्लाह के ठिकानों और हिजबुल्लाह के मजबूत गढ़ों की बात करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो है मरी हुई परिवारें, कत्लेआम और सरकारी नियंत्रण वाले इलाकों में लोगों का नरसंहार, बिल्कुल वैसे ही जैसे गाजा में हुआ। Just like in Gaza. So Iran has said that, under no circumstances will we. ईरान ने साफ कहा है कि किसी भी हाल में हिजबुल्लाह को शामिल किए बिना कोई समझौता नहीं होगा। It's more difficult than Lebanon. अब गाजा के मामले में हालात लेबनान से ज्यादा जटिल हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से जॉर्डन, एर्दोआन, फारस की खाड़ी के अरब देशों, मिस्र और दूसरे क्षेत्रीय नेताओं, यहाँ तक कि दुनिया भर के कुछ नेताओं की मिलीभगत से ट्रंप ने एक झूठा युद्ध विराम थोपा। ये सब लोग मिस्र में इकट्ठा हुए ताकि उसके नरसंहार को ढक सकें और उस युद्ध विराम को मंजूरी दे सकें। और तब से अब तक लगभग 1000 फिलिस्तीनियों की हत्या हो चुकी है, और इस्राएली शासन ने उस नाजायज खींची गई पीली रेखा को पार कर लिया है और लगातार और ज्यादा इलाका कब्जा कर रहा है। Unfairly drawn yellow line, and they're taking more and more territory. So for Iran to get something done in Gaza is more difficult. गाजा में कुछ करवाना ईरान के लिए लेबनान की तुलना में ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकियों का कहना है कि हमारे पास पहले से ही एक युद्ध विराम है जिसे एर्दोआन, सिसी और बाकी तमाम सहयोगी नेताओं ने मंजूरी दी है। लेकिन इसके बावजूद ईरान गाजा में किसी न किसी तरह का बदलाव लाने के लिए पूरी तरह दृढ़ है। ईरान ने हमास से वादा किया है कि चाहे कीमत कुछ भी हो, वो इस लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा, और यही बात लेबनान पर भी लागू होती है। कुछ हफ्ते पहले तक ईरान और अमेरिका के बीच का अंतर काफी कम हो गया था और हम एक मसौदे तक पहुंच चुके थे, लेकिन फिर अचानक अमेरिकियों ने अपने मसौदे में कुछ नई शर्तें जोड़ दी और ईरानियों ने साफ कह दिया, अब हम बातचीत ही नहीं करेंगे। And the Iranians said, we're not even negotiating. So the Iranians stopped negotiating. तो ईरानियों ने बातचीत रोक दी, और जैसे ही अमेरिकियों ने ये कदम उठाया, उसके तुरंत बाद इजराइल ने बमबारी शुरू कर दी। उन्होंने बेरूत को धमकाना शुरू किया, फिर बेरूत पर हमला किया। उसके बाद अमेरिकियों ने रात में कई बार ईरान पर हमले शुरू कर दिए। तब ईरानियों ने साफ कह दिया, नहीं, अब ये खत्म है, हम अब बातचीत नहीं करेंगे। और जैसा आपने देखा, ईरान की प्रतिक्रियाएं लगातार और ज्यादा दृढ़ होती गईं, अमेरिकियों के खिलाफ भी और इजरायली शासन के खिलाफ भी। आखिर इजरायली शासन को पीछे हटना पड़ा, और कल रात तक अमेरिकी और ईरानी एक दूसरे पर ज्यादा जोरदार हमले कर रहे थे। They were hitting each other harder and harder. The Iranians being very assertive during the last few nights. पिछले कुछ दिनों से ईरान काफी आक्रामक रुख में था, और फिर कल रात जो हुआ वो हमने सबने देखा। परसों अमेरिकियों ने कतर के जरिए ईरान को संदेश भेजा कि उन्होंने उन अतिरिक्त शर्तों या अतिरिक्त मांगों को वापस ले लिया है जो उन्होंने टेक्स्ट में जोड़ी थीं, यानी हम 2 हफ्ते पहले वाली स्थिति पर लौट आए हैं। ईरानियों ने कहा, ठीक है, अब हम इस पर अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन फिर कल रात ट्रंप ने तमाम धमकियां दी और कहा कि वो ईरान को तबाह कर देंगे ताकि ये सब बनाया जा सके। आप जानते हैं। खैर, बुधवार को अमेरिकियों ने वो संदेश भेजा था, और फिर बुधवार की रात उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। और पिछली रात उन्होंने ईरान को धमकाया ताकि ये छवि बने कि अगर कोई समझौता होता है मेरी समझ में, तो अमेरिका उस समझौते में ताकत की स्थिति से आ रहा है, क्योंकि असल में अमेरिका पीछे हट चुका है। उन्होंने अपनी नई मांगें वापस ले ली हैं। तो अब अगर ट्रंप कोई समझौता साइन करते हैं तो उन्हें कमजोर महसूस होगा। इसलिए उन्हें परसों रात ईरान पर बमबारी करनी पड़ी, जिसका ईरान ने जवाब भी दिया। और कल वो लगातार ये धमकियां दे रहे थे कि वो ईरान पर कड़ा प्रहार करेंगे, कल रात, आज और आगे भी। तो कुल मिलाकर जो हुआ है वो ये कि अमेरिका पीछे हट गया है। So basically what has happened is that the Americans have retreated. They've
अब हमारे पास एक मसौदा है जिस पर दोनों पक्ष लगभग सहमत हो चुके हैं, लेकिन अभी तक औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। और जाहिर है समझौते को लागू करना एक बात है, उसकी स्थायित्व दूसरी बात। इसके अलावा जो बातचीत आगे प्रतिबंधों और परमाणु कार्यक्रम को लेकर होगी वो एक अलग ही मुद्दा है, क्योंकि ईरान अमेरिका की इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेगा कि हम प्रतिबंध नहीं हटा सकते। ये कोई विकल्प नहीं है, और ईरान अपने संवर्धन कार्यक्रम या अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने पर भी राजी नहीं होगा। साथ ही वो अपने मिसाइल कार्यक्रम या क्षेत्र के देशों के साथ अपने गठबंधनों पर भी कोई बातचीत नहीं करेगा। Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bagheri ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेरी ने ईरानी मीडिया से कहा कि एक दस्तावेज पर चर्चा चल रही है जो अब तक की तुलना में मंजूरी के और करीब है। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें वे बिंदु शामिल होंगे जिनका आपने जिक्र किया, जो शुरुआती समझौतों की नींव बन सकते हैं, और फिर देखना होगा कि आगे क्या होता है। अब इतिहास की ताकत वाले वाक्यांश को जरा साफ करना चाहता हूं। मेरा मतलब ये नहीं था कि इसमें ईरान की कोई भूमिका नहीं होगी। मेरा मतलब यह था कि जैसे इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों का अंत, ऐसी चीजें किसी सफेद या लाल कागज पर हस्ताक्षर करके नहीं होंगी, क्योंकि वो तो साम्राज्य के अंत जैसा होगा, एक ही झटके में। the end of the empire like at just one stroke, but that would happen gradually as लेकिन ये सब धीरे धीरे होगा जब वैश्विक वित्तीय व्यवस्था और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पुनर्गठन शुरू होगा। उदाहरण के तौर पर जब डॉलर कमजोर होगा, जब पेट्रोडॉलर की अहमियत घटेगी, या जब यूएई, कतर और दूसरे खाड़ी देशों की क्षमता कम होगी, मतलब उनकी अमेरिकी हथियार खरीदने या अमेरिकी शेयरों में निवेश करने की ताकत घटेगी, तो उस पूरी व्यवस्था की नींव हिल जाएगी। मैंने जब कहा था कि जमीन पर बड़ी ताकतें काम कर रही हैं, चाहे वो फिलिस्तीन में हो या लेबनान में, तो मेरा मतलब ये नहीं था कि ईरान की दखल या समर्थन के बिना कुछ हो रहा है। मेरा मतलब ये था कि इसे किसी समझौते के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसे कोई उम्मीद करता है कि परमाणु भंडार पर या फिर प्रतिबंधों के खात्मे पर कोई समझौता हो जाए। No, you're absolutely correct, and I understood completely. I was just आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं पूरी तरह समझ गया। मैं बस साम्राज्य और इजरायली शासन की प्रकृति पर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, फारस की खाड़ी के इलाके में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो अब कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे, और इसके दो कारण हैं। पहला, क्योंकि ईरान ने उन्हें बहुत आसानी से तबाह कर दिया, और पिछले कुछ रातों में ईरानियों ने उन्हें और भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है। दूसरा कारण असल में तीन है। दूसरा ये है कि ईरान अब होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण बनाए रखेगा, और वो अब अमेरिकी सेना को उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करने देगा। और तीसरा कारण वही है जो आपने कहा कि भले ही हम आगे बढ़ें और युद्ध दोबारा शुरू न हो, फारस की खाड़ी से अरब रेस कभी कभी रहेंगे, वे स्थायी रूप से कमजोर हो चुके हैं। Be like what they were. They are permanently weakened. The Saudis, the Emiratis, the Qataris, the सूदी, अमीराती, खतरी, बहरेनी, कुवैती, इन सब की सरकारें अब स्थायी रूप से कमजोर हो चुकी हैं, और इसी वजह से अमेरिका, जो खुद बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, अब उसके पास पहले जैसा आर्थिक प्रोत्साहन नहीं है, क्योंकि ये जो सारे अमेरिकी ठिकाने हैं और लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं बड़े और महंगे हैं, उनका पूरा खर्चा ये सरकारें उठाती हैं। अमेरिका के लिए ये सिर्फ मुफ्त जमीन, बिजली या पानी की बात नहीं है, हर चीज का भुगतान वही करते हैं। लेकिन ये मॉडल अब टिकाऊ नहीं है। अगर इन ठिकानों को फिर से बनाना पड़े तो उसका खर्च बहुत ज्यादा होगा, और अगर कुछ भी हुआ तो ईरान उन्हें फिर से नष्ट कर देगा। पैसा भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतिहास की ताकतें इस पूरे क्षेत्र को बदलने वाली हैं, और ये बदलाव जायोनिज्म और अमेरिका därarthis en mavage नुकसान है वर्ड, लेकिन बर्ड थिक्सदेगी allied to it selegi. And the United States, but it's a process. I wanted to ask you a little bit about
Saudi Arabia in मैं आपसे particular, खास because तौर पर some सऊदी people अरब are, के बारे में थोड़ा पूछना चाहता था, drawing a क्योंकि कुछ distinction लोग between Saudi सऊदी अरब और Arabia बाकी and, खाड़ी देशों के बीच फर्क बता रहे हैं, खासकर यूएई के states, साथ, UAE in लेकिन particular, साथ ही बहरीन, कुवैत और मान लीजिए कतर के साथ भी। उनका विश्लेषण यह है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच सहयोग की संभावना शायद ज्यादा हो सकती है बनिस्बत ईरान और यूएई के। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान के जरिए एशिया के दूसरे हिस्सों से ज्यादा खुला रिश्ता है। To other parts of Asia through Pakistan, its close links, security agreements with Pakistan, and thereby पाकिस्तान के साथ उसके घनिष्ठ संबंध और सुरक्षा समझौते, और इस वजह से चीन के साथ नज़दीकी की संभावना, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच भी गहरे रिश्ते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आर्थिक कारण भी हैं। एक वजह यह है कि सऊदी अरब ज्यादा निवेश लाने की कोशिश कर रहा है और यूएई से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, जो ज्यादातर पश्चिमी निवेश सर्किट से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब को अपने वित्तीय बजट पर भारी दबाव महसूस हो रहा है और वे अपने शेयर बाजार, जिसे तदावुल कहा जाता है, को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। उनकी अरामको और पेट्रोलियम आधारित कारोबार पर अत्यधिक निर्भरता अब उतनी लाभदायक नहीं रही, इसलिए वे नए रास्ते तलाश रहे हैं। बहुत धन्यवाद। not being very fruitful, so they are looking for AI alternatives, which also means opening up to China. All this is जैसे जैसे इस युद्ध ने पश्चिम एशिया का पूरा परिदृश्य बदल दिया है, ईरान अब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी बन गया है और सऊदी अरब भी अपनी अलग अहमियत रखता है, जबकि कुवैत, कतर या यूएई जैसे छोटे देश उतने प्रभावशाली नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच अब ज्यादा सहयोग देखने को मिलेगा ताकि ये इलाका पश्चिम और पश्चिमी साम्राज्यवाद के प्रभाव से बाहर निकल सके? outside the ambit of the West and Western imperialism. Yes, I think, first of all, the Iranians are in talks with all of these. हाँ, सबसे पहले ईरान इन सभी देशों के साथ बातचीत कर रहा है, और हमने देखा कि जब ओमान ने इस खूनी युद्ध में हिस्सा नहीं लिया तो ईरान और ओमान के रिश्ते और भी मजबूत हो गए और ओमान को इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। युद्ध की शुरुआत में ओमान के खिलाफ कुछ झूठे हमले किए गए थे, लेकिन ओमानी सरकार जानती थी कि इसके पीछे ईरान नहीं है। बाकी देशों ने ईरानी जनता पर हुए इस हमले में अपनी मिलीभगत की कीमत चुकाई, लेकिन इन देशों के साथ हुई बातचीत अलग अलग स्तर पर सफल रही है। Had degrees of success, different degrees of success, and as you've seen during the past, जैसा कि आपने पिछले कुछ हफ्तों में देखा है, जब ईरानियों ने इस क्षेत्र में अमेरिकियों पर काफी कड़े हमले किए, तब भी उन्होंने सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं किया, और इसके पीछे एक वजह साफ तौर पर है। ईरान कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब को संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर खींच ले, क्योंकि हमारे लिए सऊदी अरब के साथ अच्छे रिश्ते होना फायदेमंद है और दोनों पक्षों के बीच बेहतर संबंध सबके हित में है। ईरान चाहता है कि पश्चिम एशिया में साम्राज्य की मौजूदगी कमजोर हो। तेहरान में यह मान्यता है कि असली समस्या वही साम्राज्य है, वही हर रिश्ते में, पूरे क्षेत्र में तनाव की जड़ है। in the relationship, in all the relationships in the region, and so yes, I think, but you know, हाँ, मेरा मानना है कि अगर अमेरिका फिर से युद्ध शुरू करता है और अगर वो ईरान के अहम ढांचों पर हमला करता है, तो इन तमाम देशों को उनकी मिलीभगत की वजह से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन ईरान ऐसा नहीं चाहता, और हाल ही में जो हमले ईरान पर हुए, परसों रात जब अमेरिकियों ने 20,000 लोगों के लिए बने पानी के जलाशयों को निशाना बनाया और उन्हें गर्मियों की तपती और उमस भरी रात में फारस की खाड़ी के किनारे तबाह कर दिया, तब भी ईरान ने जवाबी कार्रवाई में खाड़ी के सरब देशों के पानी के स्रोतों को नष्ट नहीं किया। ईरान उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। in the Arab countries in the Persian Gulf, Iran doesn't want to go there. But if the United States systematically goes after, लेकिन अगर संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यवस्थित तरीके से ईरान के अहम बुनियादी ढांचे पर हमला किया, तो ईरान के पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। और देखिए, इस युद्ध के दौरान ईरानियों ने बहुत सावधानी बरती कि किसी आम नागरिक की जान न जाए। मैंने डीपसीक पर देखा, फारस की खाड़ी के इन देशों ने कहा है कि उनके कुल हताहतों की संख्या 20 थी। उन 39 दिनों की हिंसा में सिर्फ 20 लोग मारे गए, जबकि ईरान में 3,500 लोग मरे।
लेकिन अगर आप इन 5 अरब शासन वाले देशों को हुए नुकसान को देखें तो वो बहुत बड़ा है। इससे साफ पता चलता है कि ईरानी आम नागरिकों को मारने से बचने में कहीं ज्यादा सतर्क हैं, जबकि अमेरिकी और इस्राएली तो आम नागरिकों के कत्लेआम से ही ताकत पाते हैं। I want to end by asking you a little bit about मैं अंत में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन सब का असर प्रतिरोध पर, खास तौर पर फिलिस्तीन में किस तरह पड़ रहा है, क्योंकि कल रात इजराइल ने गाजा पट्टी के देर अल बला पर बमबारी की, जिससे ये जो तथाकथित पीली रेखा है, गाजा का कब्जा या आंशिक कब्जा, वो कई मायनों में बेमानी हो गया है, क्योंकि उस तथाकथित युद्ध विराम की अब कोई पवित्रता नहीं बची। वहीं कब्जे वाले वेस्ट बैंक में वे खेती की जमीनें तबाह कर रहे हैं। बेरहम और जेरिको के बड़े हिस्सों में जमीनों को जहरीला बनाया जा रहा है। in Bethlehem and Jericho is also storming into refugee camps in बारिश और गोलाबारी नाब्लुस के आसपास के शहरों में बने शरणार्थी कैंपों तक पहुंच रही है और बस्तियों का विस्तार लगातार बढ़ रहा है। सिर्फ 2 दिन पहले 62 नई बस्तियों को कानूनी मंजूरी दी गई और ये कहानी बस चलती जा रही है। कई फिलिस्तीनी विद्वानों ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद जो वैश्विक ध्यान पहले फिलिस्तीन और इजराइल पर बहुत तेजी से केंद्रित था, वो अब भटक गया है। आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका और ईरान के बीच ये सक्रिय युद्ध खत्म हो जाता है तो उसका फिलिस्तीन में कब्जे के खिलाफ चल रहे प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? the resistance against occupation in Palestine? You know, for people to better understand, they have to देखिए, अगर लोगों को इसे बेहतर समझना है तो उन्हें उस धार्मिक विचारधारा को भी समझना होगा जो इस प्रतिरोध के पीछे है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, शिया इस्लाम इस विचारधारा का बहुत अहम हिस्सा है। यह धर्म को कैसे देखता है, इसकी विश्वदृष्टि कैसे बनी है, ये सब उस सोच से जुड़ा है जिसमें अत्याचार, झेलने वालों का साथ देना और अत्याचारी के खिलाफ खड़ा होना शामिल है। ईरानियों के लिए फिलिस्तीनी इस विश्वदृष्टि के केंद्र में है। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र के ताकतवर देशों ने सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करके ईरान और शियाओं को बदनाम किया है, झूठ, गलत जानकारी और अपमानजनक प्रचार के जरिए। क्यों? क्योंकि वो अपने शासन को बचाए रखना चाहते हैं। ये तो साफ है। वो नहीं चाहते कि लोग क्रांति या ऐसे किसी आंदोलन से प्रेरणा लें। और दूसरा कारण है अपनी मिलीभगत को छिपाना या फिर उसे सही ठहराना। क्योंकि लोग पूछ रहे हैं, अगर ईरान ये कर रहा है तो तुर्की इजराइल को तेल क्यों भेज रहा है, या फिर हिजबुल्लाह ये कर रहा है, लेकिन मिस्र क्या कर रहा है? मिस्र की सेना गाजा में बच्चों के मारे जाने को देख रही है और कुछ नहीं कर रही। यमन लड़ रहा है लेकिन अमीरात यमन को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी भी वही कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है बदनाम करना। So the best way is through slander, and you know, for example, in Syria. उदाहरण के लिए सीरिया में ईरान ने 2013 से सीरियाई सरकार का बचाव क्यों किया, जब पश्चिमी तुर्की और दूसरी खुफिया एजेंसियों ने हजारों ISIS लड़ाकों को वहां लाकर उतारा था। इसका कारण ये नहीं था कि सरकार बुरी थी या राष्ट्रपति अलवी थे। इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। ईरान को पता था कि यह साम्राज्य की साजिश है। इसी वजह से हिजबुल्लाह भी वहां शामिल हुआ और हमने देखा कि साम्राज्य ने उस प्रयास को कमजोर किया और अब एक ISIS अल कायदा से जुड़ा प्रतिनिधि वहां बिठा दिया है जो साम्राज्य के इशारों पर काम कर रहा है ताकि सीरिया और लेबनान के फौबर्ड बवरा दी जाए और ईरान हिदब्लजड वर्समोइन कमोर्ट। वो और उसके लोग दक्षिणी सीरिया के उस इलाके को वापस लेने के लिए कुछ नहीं करेंगे, जबकि लेबनान में प्रतिरोध बल शासन पर जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह इस्राएली सेना को बुरी तरह झकझोर रहा है। यही वजह है कि शासन गुस्से में परिवारों का कत्लेआम कर रहा है और शहरों को तबाह कर रहा है। तो यहाँ सीरिया में उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिक है, जबकि असल में ये साम्राज्यवाद के खिलाफ था। मेरा मतलब है, पूरा प्रोजेक्ट, पूरा प्रतिरोध का धुरा फिलिस्तीनी लोगों की मदद के लिए बनाया गया था, जो अरब सुन्नी
ईरान अरब नहीं है और वो शिया इस्लाम है। लेकिन देखिए, जिस तरह से वो ईरान को निशाना बनाते हैं, उसमें हमेशा दोहरापन रहता है। target Iran is always inconsistent. So, for example, in Afghanistan, although मसलन अफगानिस्तान में भले ही तालिबान को अमेरिकियों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों, सऊदी अरब और अमीरात ने मिलकर बनाया था, लेकिन जब अमेरिकियों ने तालिबान को हटा दिया और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो ईरान ने धीरे धीरे तालिबान से संपर्क करना शुरू किया। इसके बाद तालिबान में एक नई नेतृत्व टीम उभरी, जो पहले वाले दौर की तरह नरसंहार करने वाली नहीं थी। फिर भी हम उनसे बहुत सी बातों पर सहमत नहीं हैं, जैसे कि वे महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उन्हें स्कूल जाने से रोकते हैं, या अलग अलग जातीय समूहों, संप्रदायों और भाषाओं के प्रति उनकी असहिष्णुता। लेकिन इसके बावजूद वे बदले हैं, उन्होंने खुद को विकसित किया है। ईरानियों ने तालिबान का समर्थन किया ताकि वे अमेरिकी कब्जे को खत्म कर सकें, और अफगानिस्तान में बहुत से शिया, बहुत से ताजिक, बहुत से उज़्बेक और कई उदार पश्तून अमेरिकी पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे थे। Pashtuns were collaborating with the Americans, and they accused Iran of supporting the Taliban. उन्होंने ईरान पर तालिबान का समर्थन करने का आरोप लगाया, लेकिन देखिए, ये तो सीरिया में लगाए जा रहे आरोपों के बिल्कुल उलट है। असलियत यह है कि ईरानी समुदाय और प्रतिरोध की जो सोच है, उसमें एक स्थिरता है, और वो ये कि असली बुराई साम्राज्य है। वही साम्राज्य है जो उग्रवाद और आतंकवाद पैदा करता है और देशों और समुदायों को आपस में भिड़ाकर अपनी सत्ता और ताकत बनाए रखता है। तो अफगानिस्तान में मैं कहूँगा कि ईरान ने जो किया वो नैतिक रूप से सही कदम था, और लंबे समय में उसका फायदा सबको हुआ। सीरिया में ईरान ने जो किया और हिजबुल्लाह ने जो किया वो भी नैतिक रूप से सही था, जबकि जो लोग सीरिया में सांप्रदायिकता, नस्लीय नफरत और इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे, वे असल में साम्राज्य के ही एजेंडे को आगे बढ़ा रहे थे। और बहुत से लोग वेतन पर थे, मेरा मतलब है खतर, एर्दोआन और कुछ और लोगों के वेतन पर, और आज भी वे उसी वेतन पर हैं। तो जाहिर है उनका इसमें सीधा हित जुड़ा हुआ है। लेकिन ये लोग जो सीरियाई लोगों को मारने में जरा भी हिचकिचाते नहीं, कभी भी इस्राएली शासन के खिलाफ कुछ नहीं करते, बल्कि वे तो उसका उल्टा ही करते हैं। दशकों तक जब पश्चिम ने ईरान को बदनाम किया, तो वह कहानी दुनिया भर में असरदार रही, क्योंकि उनके पास वैश्विक मीडिया पर बहुत बड़ा असर था। पश्चिमी मीडिया ही वह जगह थी जहां से दुनिया भर के स्थानीय मीडिया को ज्यादातर जानकारी मिलती थी, इसलिए वे बदनाम करने में बहुत सफल रहे। और साथ ही फारस की खाड़ी के ये अरब तानाशाह अपनी अपार दौलत के जरिए अपनी ही जनता की नज़रों में प्रतिरोध को बदनाम करने में कामयाब रहे। उदाहरण के लिए, जब यमन में नरसंहार हुआ, वो नरसंहार वाली जंग, तब अल जजीरा, तुर्की की सरकार, कतरी सब इसमें शामिल थे। वे सब उन नरसंहार जैसे हमलों का समर्थन कर रहे थे, और ये तभी बदला जब अमीरात, सऊदी अरब और कतर के बीच मतभेद बढ़े और कतर पर नाकाबंदी लगाई गई। उसी के बाद कतर ने अपनी नीति बदली, और तुर्की ने भी एर्दोआन की वजह से, क्योंकि उनके कतर में आर्थिक हित हैं और कतरी संपत्ति से जुड़े रणनीतिक हित भी, अपनी दिशा बदल ली। मुद्दा ये है कि जब ये सब हो रहा था, उस वक्त अंसारुल्लाह, जो अब इस पूरे क्षेत्र और उससे बाहर तक हीरो बन गए हैं, वो उसी समय था जब इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा था। हमें याद रखना चाहिए कि कुछ ही साल पहले बहुत से लोग उनके खिलाफ थे। इसकी बड़ी वजह थी अल जजीरा, अल अरबिया और सैकड़ों मीडिया चैनल जिन्हें ये सरकारें फंड करती हैं। धार्मिक चैनल भी, उनके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। वो दुनिया भर में मस्जिदों को फंड करते हैं, सांस्कृतिक केंद्रों को फंड करते हैं, मीडिया को भी। इनमें से कई संस्थान सीधे उनके मालिकाना हक में नहीं हैं, लेकिन उनके पैसे पर निर्भरता की वजह से उनके प्रभाव में जरूर है। मुद्दा यह है कि बहुत से फिलिस्तीनी भी इस सांप्रदायिकता, इस नस्लीय नफरत और उन कहानियों की वजह से
जो अरबी मीडिया में दिन रात चलती रहती थीं और दुनिया भर में फैलती थीं, इस्लाम को नकारात्मक नजरिए से देखने लगे थे। जैसा कि मैंने कहा, पश्चिम में भी यही धारणा थी। लेकिन इसके बावजूद ईरानियों ने ये जानते हुए भी कि उनके बारे में नकारात्मक सोच है, फिलिस्तीनी जनता की आज़ादी के लिए काम करना जारी रखा। अब हम देख रहे हैं कि लोग समझने लगे हैं कि असल में प्रतिरोध का मतलब क्या है और प्रतिरोध का धुरा किसे कहते हैं। पहले हमेशा ये कहा जाता था कि ईरान फिलिस्तीनियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरानियों ने बहुत कष्ट सहे हैं, उन पर युद्ध थोपा गया है, फिर भी उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दे को कभी नहीं छोड़ा। और इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल, इंसानियत की असली ऊंचाई लेबनान में दिखती है, क्योंकि जब नरसंहार शुरू हुआ तो उन्होंने इजरायली सेनाओं को रोकने के लिए लड़ाई में हिस्सा लिया ताकि गजा पूरी तरह तबाह हो जाए। in order to prevent Gaza from being overrun. And they knew that they would pay the price, and their families would pay the price. उन्हें पता था कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उनके परिवारों को भी, और आज वे सचमुच वो कीमत चुका रहे हैं। लेबनान में जो नरसंहार हो रहा है उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं हो रही। ये असाधारण है, बहुत बड़ा है। और फिर लेबनान में प्रतिरोध के खिलाफ एक दुष्ट साजिश चल रही है। वहां की स्थापित सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जिन्हें पश्चिमी दूतावासों, पश्चिमी एनजीओ और खाड़ी के अरब शासन का समर्थन मिला हुआ है, जो अपने अल कायदा, वहाबी और सल्फी तकफीरी गुटों को फंड करते हैं। ये लोग दक्षिण से आने वाले शरणार्थियों को लेबनान के दूसरे इलाकों में जाने से रोक रहे हैं, धार्मिक और सांप्रदायिक नफरत का इस्तेमाल करके। तो इजरायली शासन के खिलाफ उनका साथ देने के बजाय ये उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और वे ईरान और इराक से आने वाली मदद, जैसे टेंट, कंबल, खाना, कुछ भी, उसे रोक रहे हैं। Blankets, food, anything. And then you have the Al-Qaeda force. और फिर सीरिया की सीमा पर अल कायदा की ताकतें हैं, जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इजरायली शासन लगातार एक के बाद एक शहरों पर बमबारी कर रहा है, परिवारों को मार रहा है, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को भी निशाना बना रहा है। और फिर बेरूत में यह दमनकारी शासन है जो उन्हें रोक रहा है और घेर रहा है। इसके बावजूद हिजबुल्लाह डटा हुआ है, जवाबी हमला कर रहा है, और उसके समर्थक अब भी मजबूती से उसके साथ खड़े हैं। हिजबुल्लाह के लिए हालात हमास से भी ज्यादा मुश्किल हैं, क्योंकि हमास के पास गाजा पर नियंत्रण था और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने भी उसका साथ दिया था। लेकिन लेबनान में हालात बिल्कुल अलग हैं। वहां पश्चिम से जुड़े गुटों ने पूरी तरह सेंध लगा रखी है। इनमें से कुछ वही नरसंहारक ताकतें हैं, जैसे लेबनानी फोर्सेज, जिन्होंने 1982 में सबरा और श्तीला नरसंहार किया था। उस हमले में सिर्फ 48 घंटों में करीब 3,500 फिलिस्तीनियों, मर्द, औरतें और बच्चे मारे गए थे। Up to 3,500 in the Sabra Shatila camp in 48 hours, men, women, and children. These monsters are Western allies. And then the Takfiris and ये राक्षस पश्चिमी सहयोगी हैं, और फिर तकफीरी और बाकी लोग। तो हिजबुल्लाह अंदर और बाहर दोनों तरफ से घिरा हुआ है, अल कायदा और ISIS से भी। लेकिन उन्होंने ये प्रतिरोध इसलिए किया है ताकि गजा के बच्चों को बचाया जा सके। मेरा मतलब यह है कि इस युद्ध के बाद और इतने सालों के नरसंहार के बाद, और जो कुछ उन्होंने यमन, लेबनान और ईरान के साथ किया है, उसके बावजूद ये ताकतें मजलूमों का साथ देने के अपने इरादे पर अड़िग हैं। इसमें बेशक क्यूबा भी शामिल है, लेकिन हमारी पहुंच सीमित है, वेनेजुएला और दूसरे देश भी। तो इसमें कोई शक नहीं कि जितनी मुश्किलें हमने झेली हैं, खासकर लेबनानी लोगों ने, उसके बावजूद फिलिस्तीन के लोगों प्रति हमारी प्रतिबद्धता मजबूत है, और पश्चिम को फिलिस्तीन और गजा के बच्चों का सफाया करने से रोकने की हमारी प्रतिबद्धता इस्पात जैसी मजबूत है। तो देखिए, पहुंच और प्रतिरोध के जरिए हम फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन जारी रखेंगे, और न्याय दिलाने के लिए हमारा संकल्प अटल है। And it is determined to bring about justice in Palestine.
Yeah, it is so important you stressed हाँ, the ये aspects of बहुत अहम morality बात है because कि you आपने ईरान की mentioned विदेश नीति की methodology तक called श्रृंखला three-way समझाते हुए diplomacy. नैतिकता के And I पहलू पर wanted जोर to दिया। emphasize this मैं भी given इसी बात को so much रेखांकित of करना चाहता था, Western क्योंकि analysis पश्चिमी of विश्लेषण Iran's में, foreign policy, खासकर but ईरान people की who विदेश are नीति पर not necessarily अक्सर ये seen पहलू as नज़रअंदाज liberal, कर दिया जाता है। they would put यहाँ तक कि जो लोग everything ईरान in विरोधी terms of नहीं माने realpolitik. जाते, वे भी हर Therefore, चीज को empires पॉलिटिक के know, दायरे में रख देते in this हैं, case. जहां नैतिकता की कोई So जगह even, नहीं होती। as you said, Iranian जैसे support आपने for, कहा, अमेरिका के कब्जे के the खिलाफ तालिबान के Taliban's प्रतिरोध को resistance लेकर against ईरान का operation, समर्थन, उसे भी एक रणनीतिक चाल कहा जाता है, न कि साम्राज्यवाद और कब्जे के खिलाफ किसी नैतिक रुख के तौर पर। या फिर अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस को कुछ लोग लिबरल कह देते हैं, जो साम्राज्यवाद, महिलाओं के अधिकारों और अल्पसंख्यक अधिकारों के प्रति सहिष्णु बताए जाते हैं। लेकिन वही लोग सीरिया में असद की सरकार के उस बहुलतावाद की परवाह नहीं करते जिसके प्रति वह वास्तव में प्रतिबद्ध थी। और फिर वही ताकतें तकफीरी समूहों का समर्थन करती रहीं और अब कहती हैं कि नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं बची। असल में कहना यह है कि अगर आप 30 के दशक से लेकर 50 के दशक तक के ग्लोबल साउथ के बौद्धिक विमर्श को देखें, तो वहां ये मान लिया गया था कि साम्राज्यवाद विरोध ही एक नैतिक आधार बनाता है जिस पर ग्लोबल साउथ की एकजुटता खड़ी हो सकती है। Immoral universe among which global south solidarity could be struck. So Ethiopian तो इथियोपिया में इटली के कब्जे के खिलाफ जो प्रतिरोध हुआ, वो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ या इंडोनेशिया में डच शासन के खिलाफ प्रतिरोध को प्रेरित कर सकता था, या कहें उसे एक मकसद दे सकता था। लेकिन आज मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम कुछ वैसा ही देख रहे हैं जैसा आपने अभी समझाया। मगर पश्चिमी देशों का जो नैरेटिव है वो ये कहता है कि ग्लोबल साउथ या ईरान जो भी करता है वो सिर्फ रियल पॉलिटिक्स है, उसमें कोई नैतिकता नहीं है। उनका कहना है कि हर कदम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उठाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब कोई देश होता है तो उसे अपनी सुरक्षा करनी ही पड़ती है। Because when you are a state, you have to protect yourself. You have to increase your sphere of influence. आपको अपने प्रभाव के दायरे को बढ़ाना पड़ता है। एक तरह से ये जीवित रहने की रणनीति है। लेकिन बस इतना ही नहीं है, नैतिकता के लिए भी जगह होती है। और शायद मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने क्रांतियों का अध्ययन किया है। मतलब उदाहरण के तौर पर सोवियत संघ शीत युद्ध के दौरान भारतीय ट्रेड यूनियनों को बहुत पैसा भेजता था। ये इसलिए नहीं कि वो भारत सरकार को गिराना चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसका वैचारिक झुकाव ग्लोबल साउथ के ट्रेड यूनियन आंदोलनों के साथ था। ये पश्चिमी अर्थ में रियल पॉलिटिक नहीं था और आज भी नहीं है। इसमें और भी प्रेरणाएं शामिल थीं, और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण में नैतिकता की भी एक भूमिका होती है जो मुझे अक्सर दिखाई नहीं देती। माफ कीजिए, टिप्पणी थोड़ी लंबी हो गई। Sorry for that long comment. No, I agree, and that's why for the नहीं, मैं सहमत हूँ, और यही वजह है कि ईरानियों ने जो सीरिया में किया, जो इराक में किया और जो अफगानिस्तान में किया, वो एक ही नैतिक मानकों पर आधारित था, न कि किसी सांप्रदायिक सोच पर। अगर वो सांप्रदायिकता पर आधारित होता तो आज तालिबान सत्ता में नहीं होते, बल्कि अमेरिका का कब्जा बना रहता। तो ईरान अपनी प्राथमिकताएं तय करता है, और जैसा मैंने कहा, वो उसकी धार्मिक विचारधारा पर आधारित है जो ईरान में प्रभावी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईरान कोई आदर्श देश है, लेकिन जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो आज की दुनिया में वाकई अनोखा है, और ये वजह है कि मैं ऐसा आंदोलन में सक्रिय हूँ कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ। That's why I have this activism, because I believe in it. If it turns into something else tomorrow, I would no longer. अगर ये कल किसी और रूप में बदल जाए तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन जो बुनियादी वैचारिक विश्वास है जो इस्लाम के उदय और पैगंबर तथा उनके परिवार से जुड़ा है, वही विचारधारा आज प्रतिरोध के धुरी में हावी है। ये विचारधारा मजहब या फिर किसी एक संप्रदाय से आगे जाती है। सीधे कहूं तो अगर फिलिस्तीन की स्थिति उलट होती, यानी फिलिस्तीनी फिलिस्तीन पर नियंत्रण रखते और गाजा में यहूदी आबादी होती, और अगर फिलिस्तीनी नरसंहार कर रहे होते तो ईरान का रुख गाजा के समर्थन में होता। ईरान का रुख यही होता कि वो डटे रहें और गाजा के लोगों का साथ दें।
Iran's position would be to remain steadfast in support of the Qasem. Because Then the they're the West. फिर पश्चिम ये कहेगा कि ये तो शिया बनाम सुन्नी की बात है, क्योंकि उनके पास हमेशा यही कहानी रहती है। Again, look at Afghanistan. If you look online, फिर से अफगानिस्तान को देखिए। अगर आप ऑनलाइन देखें तो आपको बहुत से शिया अफगान मिलेंगे जो पश्चिम में रहते हैं और दिन रात ईरान पर हमला करते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार के गिरने के बाद उनके हित पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। लेकिन मैं उनमें से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता और न ही इस पूरे क्षेत्र में किसी को। मुद्दा यह है कि नैतिक दृष्टि से देखें तो अफगानिस्तान पर अमेरिका का कब्जा सबसे बड़ा अन्याय था, ठीक वैसे ही जैसे सीरिया में हुई गंदी जंग सबसे बड़ा अन्याय थी, और जो लोग उसमें शामिल हुए वे साम्राज्य की साजिश में शामिल हुए। अब वे कह सकते हैं कि असद अलावी हैं या कुछ और कह सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। असली विनाश तो साम्राज्य ही लाता है और किसी से ज्यादा वही तबाही फैलाता है। The empire is what destroys more than anything else. So, for example, if I was मसलन अगर मेरे पास क्यूबा की मदद करने की ताकत होती उस साम्राज्य के खिलाफ, तो मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि क्यूबा की सरकार कम्युनिस्ट है या नहीं। वो लोग पीड़ित हैं, और जब कोई पीड़ित होता है तो उसे समर्थन देना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। यही वजह है कि ईरान ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ चल रहे प्रतिरोध का साथ दिया। यही वजह है कि जब बोस्निया को नक्शे से मिटाने की कोशिश हो रही थी, तब कोई और देश बोस्नियाई लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आया। बोस्नियाई सुन्नी थे। ईरान बोस्निया गया, वहां निवेश किया, ईरानी लोग वहां शहीद हुए। मेरे एक दोस्त का भाई भी बोस्निया में शहीद हुआ था। उसका नाम नवाब था, या अरबी में कहें तो नवाब। क्यों? क्योंकि वो लोग पीड़ित थे। लेकिन आप जानते हैं, पश्चिम हमेशा ईरान को एक खास नजरिए से दिखाना पसंद करता है। असल बात यह है कि रेजिस्टेंस का जो एक्सिस है वो बहुत बहुत नैतिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई यूटोपिया है या कुछ परफेक्ट चीज है, लेकिन यही वजह है कि ईरान से इतनी नफरत की जाती है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि ईरान ने सीधे तौर पर युद्ध में हिस्सा क्यों नहीं लिया। मान लीजिए 2 साल पहले, 3 साल पहले या 1 साल पहले। यह भी किसी स्वार्थी आत्मसुरक्षा की वजह से नहीं था। अगर ईरान बिना तैयारी के युद्ध में उतर जाता और उसे भारी नुकसान होता, तो ईरान को हुआ हर नुकसान पूरे एक्सिस को कमजोर करता, क्योंकि आखिरकार ईरान ही वो केंद्र है जो पूरे एक्सिस को ताकत देता है। इसलिए ईरान को बहुत सावधानी से कदम उठाना पड़ता है ताकि वो खुद इस तरह कमजोर न हो जाए कि पूरे एक्सिस को नुकसान पहुंचे। ये सब एक शरीर की तरह है। ये लोग कोई प्रॉक्सी नहीं है। पश्चिमी देश इन्हें प्रॉक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये असरदार हैं। अरब शासन इन्हें प्रॉक्सी इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका तरीका ही ऐसा है, वे पैसे देते हैं। लेकिन हमारे लिए ये एक भाईचारा है, या अगर आप चाहें तो कह सकते हैं एक बहनचारा। हमारे बीच के रिश्ते बहुत गहरे हैं। इंसानियत की ऊंचाई मेरी नज़र में इसी दूरी में है। देखिए, लेबनान ने जो किया, हिजबुल्लाह ने जो किया, वो ऐसी चीज है जिसे दुनिया भर के लोगों को समझना और सीखना चाहिए। और ये प्रतिरोध चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा और मजबूत होगा। ईरान कभी भी फिलिस्तीनी मुद्दे को, फिलिस्तीनी लोगों को, फिलिस्तीन के बच्चों को, गाजा के बच्चों को नहीं छोड़ेगा। ये तो कल्पना से भी परे है। Thank you, Professor Marandi, for धन्यवाद प्रोफेसर मरांदी इस विश्लेषण के केंद्र में साम्राज्य को रखने के लिए, क्योंकि अक्सर इसे एक टकराव की तरह देखा जाता है, जैसे बस 2 पक्ष हों जिनमें नैतिकता या वैधता की कोई परत न हो और बात वहीं खत्म हो जाए। और इसके लिए भी धन्यवाद कि आपने बताया, प्रतिरोध सिर्फ साम्राज्य के खिलाफ जीवित रहने के लिए बना कोई नकारात्मक गठबंधन नहीं है, बल्कि उसके पीछे आदर्शवाद, पीढ़ी एक साथ एक जोता डैट्सी सा गहरी बात है बने। बहुत बदहम्बर थिंग। solidarity with the oppressed and so on. Thank you so much, appreciate it. Immigrant trigo lära vart bohindi ogråd. En madig balakim met exertiv. Hi,
My name is Ayushman. नमस्ते, मेरा नाम आयुष्मान है। मैं और मुदियार ज्योतिष्मान हमने मिलकर ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। पिछले 2 सालों में हमने कोशिश की है कि वामपंथी और प्रगतिशील विचारधारा के लिए अच्छा कंटेंट तैयार करें। अब तक हमने अर्थशास्त्रियों, इतिहासकारों, राजनीतिक विश्लेषकों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की है। अगर आपको हमारा कंटेंट अब तक पसंद आया है और आप चाहते हैं कि हम वामपंथ के लिए एक आर्काइव तैयार करें, तो मेरे 2 अनुरोध हैं। पहला, अगर संभव हो तो इस काम के लिए दान देने पर जरूर विचार करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उदास मत हों। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। आखिर में सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिएगा। Finally, don't forget to hit the subscribe button.